नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। सर्वधर्म मैत्री संघ अजमेर द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसमें नशा मुक्ति अभियान ब्रह्मा कुमारी समाज कल्याण विभाग व प्रशासन के सहयोग से नशा मुक्ति अभियान पूरे शहर में चलाया जाएगा। सर्वधर्म मैत्री संघ अजमेर द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसमें नशा मुक्ति अभियान ब्रह्मा कुमारी समाज कल्याण विभाग एवं प्रशासन के सहयोग से नशा मुक्ति अभियान पूरे शहर में चलाया जाएगा। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत अजमेर जिलाधीश लोक बंधु व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के नेतृत्व में की गई। कार्यक्रम में जिलाधीश ब्रह्मा कुमारी समाज कल्याण विभाग के कार्यकर्ताओं व प्रशासन के अधिकारियों ने शपथ ली। इस अभियान के तहत पूरे शहर में जागरूकता रैलियां निकाली जाएगी। शहर के विभिन्न स्कूलों में जाकर संस्था द्वारा बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव से अवगत करवाया जाएगा। आज के समय में बच्चों को एकाग्रचित होने के लिए मादक पदार्थों का प्रलोभन दिया जा रहा है, जिससे वे मादक पदार्थ का सेवन कर लेते हैं। बच्चों को ऐसे भ्रांतियों से बचाने के लिए संस्था द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है। नशा मुक्ति अभियान के इसी क्रम में मोबाइल की लत से बच्चों को दूर करने के लिए भी कार्यक्रम संस्था द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि आज के समय में बच्चों के अंदर मोबाइल की लत इतनी अधिक हो गई है कि बच्चे अपनी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। इन्हीं समस्याओं से बच्चों को दूर करने व एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने पर ध्यान देने के लिए इन अभियानों को आगे बढ़ाया जाएगा। संस्था द्वारा जिलाधीश का माला पहनाकर स्वागत किया गया। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि दुर्भाग्यवश समाज में नशे की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों में इजाफा हुआ है, जिसमें सबसे अधिक सोशल मीडिया का हाथ रहा है। एसपी ने अपील करते हुए कहा, एसपी ने सभी समाज के लोगों व युवा पीढ़ी से अपील की है कि नशे से दूर रहें और एक स्वस्थ जीवन जीवें। देखिए, जो पर्टिकुलरली मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगी कि इन सभी चीज़ों से दूर रहना जो है वो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे समाज में ये जो नशे की प्रवृत्ति है उसके अंदर समय के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। नशे से दूर रहकर एक हेल्दी जीवन जो है वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से दूर रहें, और अगर कोई इस तरीके से आपको इन चीज़ों में पढ़ाने की भी कोशिश करता है या आपको किसी प्रकार की सहायता पुलिस के स्तर पर आवश्यक पड़ती है, तो कभी भी रीच आउट करें। पुलिस हमेशा सहायता के लिए, सपोर्ट के लिए, आम जनता के लिए रेडी है। अजमेर विशेष रूप से माननीय जिलाधीश महोदय की प्रेरणा से आज हमने यहाँ पे नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है सर्वधर्म मैत्री संघ के द्वारा, और हमारी जो एसोसिएट पार्टनर है वो है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। साथ में समाज कल्याण विभाग रहेगा और पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग हमें रहेगा, ऐसा भी मैं आपको आश्वासन हमें मैम ने दिया है। हम ये चाहते हैं कि पूरा देश हमारा जो है नशा मुक्त रहे, लेकिन विशेष रूप से हमारा जो शहर है अजमेर शहर, उसके अंदर हम लोग विशेष रूप से एक जागरूकता के अभियान चलाएंगे, जिसके अंदर रैलियाँ होंगी। बच्चों के स्कूल्स के अंदर जाकर के वहाँ पे उनको एजुकेट किया जाएगा कि इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि आजकल कई प्रकार के प्रलोभन बच्चों को दिए जा रहे हैं कि 500 रुपये की पुड़िया में आपको ये कंसंट्रेशन बनाने के लिए आपको ये पुड़िया दी जा रही है, और स्कूली बच्चे उसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं और नशे के शिकार हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमने ये नशा मुक्ति का कार्यक्रम आज यहाँ से शुरू किया है, जिसका विधिवत उद्घाटन माननीय जिलाधीश महोदय और हमारी एसपी साहिबा वंदना जी राणा के द्वारा और ये अपना समाज कल्याण विभाग के अनिल जी व्यास के द्वारा किया गया है। तो इसके हम एक राइड चलाएंगे। विश्व मर्दा दिवस पर मिट्टी बचाओ अभियान के तहत ईशा फाउंडेशन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई, जहां क्वीन मेरी गर्ल्स स्कूल के विद्यार्थी व जिला प्रशासन के द्वारा रैली का आयोजन किया गया। विश्व मर्दा दिवस पर मिट्टी बचाओ अभियान के तहत ईशा फाउंडेशन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई, जहां क्वीन मेरी गर्ल्स स्कूल के विद्यार्थियों व जिला प्रशासन के द्वारा रैली का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत क्वींस मेरी गर्ल्स स्कूल के विद्यार्थी रीजनल कॉलेज चौराहा 7 वंडर्स तक रैली कर नारों आदि के माध्यम से शहर व देश के लोगों को मिट्टी की गिरती स्थिति के बारे में जागरूक किया। सेव सोइल वैश्विक आंदोलन सदगुरु द्वारा दुनिया भर के लोगों को मृदा स्वास्थ्य के लिए खड़े होने के लिए एक साथ लाकर मिट्टी के संकट को संबोधित करने के लिए है, और कृषि योग्य मिट्टी में जैविक सामग्री को बढ़ाने की दिशा में राष्ट्रीय नीतियों और कार्य को स्थापित करने के लिए सभी देशों का समर्थन करता है। मिट्टी जो हमारे जीवन का आधार है वह गंभीर गिरावट के दौर से गुजर रही है, और इसीलिए विश्व मर्दा दिवस के अवसर पर अजमेर के फाउंडेशन की ओर से क्वीन मेरी गर्ल्स स्कूल के साथ मिलकर मिट्टी की गिरती स्थिति के बारे में जागरूक लाना है। साथ ही देश के विभिन्न कोनों से आए युवा साइकिलिंग करके मिट्टी की स्थिति के बारे में आम जन को जागरूक कर रहे हैं। रैली के मुख्य अतिथि जिला युवा अधिकारी जयेश मीना रहे। ईशा फाउंडेशन के द्वारा शुरू किए गए मिट्टी बचाओ अभियान से पूरे विश्व के सभी देशों से लगभग 3.9 बिलियन लोग जुड़े हैं, जहां आज तक का विश्व का सबसे बड़ा
व सफल जन अभियान बना है। अभी तक विश्व के 81 देशों में व भारत के प्रधानमंत्री व राजस्थान को मिलाकर लगभग 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों व अनेक गणमान्य लोगों ने इसका समर्थन किया है। आज विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल्स डे के उपलक्ष्य में ईशा फाउंडेशन द्वारा आज ये अवेयरनेस रैली आयोजित की गई। क्वींस मैरी स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ एवं प्रशासन के साथ इस रैली का आयोजन किया गया। इस अवेयरनेस कैंपेन का मेजर ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि कॉन्शियस प्लैनेट की जो सद्गुरु का मैसेज है, कॉन्शियस प्लैनेट का जो मैसेज है जो यूथ तक जा सके, एवं साथ ही जो प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत का जो गोल है 2047 तक, उसमें जो यूथ को एज एक्टिव चेंज एजेंट्स के रूप में देखा गया है, एक रेसिपिएंट्स के रूप में नहीं, सिर्फ एक चेंज एजेंट्स के रूप में देखा गया है। तो उस स्पिरिट को सिद्ध करने के लिए यूथ जो कि हमारे आज की डेट में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की स्पिरिट से जीवन यापन करने के लिए हमने ये अवेयरनेस कैंपेन आयोजित किया है। एज डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन आयोजित करता रहा है और इस कैंपेन के साथ और ईशा फाउंडेशन के वॉलंटियर टीम के सहयोग के साथ आज ये कार्यक्रम का हम सफल आयोजन कर पाए हैं। नमस्ते, मेरा नाम मोहित निरंजन है और मैं ललितपुर बुंदेलखंड से हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं पूरे भारत देश में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। अभी तक 16,000 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और राजस्थान हमारा 18वां स्टेट है और अभी यहाँ से हमको 3 स्टेट और कवर करने हैं, जो कि आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु है। यहाँ से हमारी ये यात्रा कोयम्बतूर में जाके ख़त्म हो जाएगी। अभी तक मैं 2 सालों से ज़्यादा साइकिलिंग कर चुका हूँ और इस साइकिल यात्रा का जो मेन मकसद है वो मिट्टी बचाओ अभियान है। इसमें जगह जगह जा कर के पब्लिक में लोगों से, स्कूल, कॉलेज और सभी जितने लोगों से मैं जुड़ सकता हूं, उन सभी से मैं जाके बात करता हूं, उनको बताता हूं कि मिट्टी में उर्वरता शक्ति, पोषण ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम सभी लोगों को एक होकर के सरकार से मांग करनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे पब्लिक की बात ज़्यादा सुनी जाती है। तो जितने ज़्यादा लोग एक होकर के मिट्टी के बारे में बात करेंगे, मिट्टी के लिए अपना कंसर्न जताएंगे कि वो चिंतित हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम 20 से 30 साल आगे जी लेंगे, लेकिन हमारे आगे आने वाले बच्चों का, हमारे भविष्य का क्या होगा। अभी तक हमारे पास सिर्फ देखा जाए तो 2045 तक की मिट्टी है। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं, ये फैक्ट है। और हमारे पास बहुत कम समय है। मिट्टी उन 3 चीज़ों में से एक चीज़ है जो कभी वापस नहीं आती। पहली ज़िंदगी, दूसरा वक्त और तीसरी मिट्टी। अगर एक बार मिट्टी ख़त्म हो गई तो उसको वापस लाने में हमें 200 से 300 साल लग जाएंगे। उन 200-300 सालों में इंसान नहीं बच पाएंगे। तो हमें हमारा सोचना है, हमारे बच्चों का सोचना है, मदर अर्थ का सोचना है। तो इसलिए मैं निकला हूँ इस यात्रा पे। मैंने अपनी ज़िंदगी इस यात्रा को दी है, मिट्टी के लिए दी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस मकसद से जुड़ें, मिट्टी बचाओ अभियान से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, जितने लोगों को हम बता सकते हैं। और सरकार से मांग करते हैं पॉलिसीज़ की, वो पॉलिसीज़, मैंडेटरी पॉलिसी जो हर एक छोटे छोटे किसान तक पहुंच सकें और वो किसान उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके मिट्टी को बचा सके। तो आइए जुड़िए इस अभियान से हमारे साथ। सेफ सॉइल द्वारा शुरू किया गया मिट्टी बचाओ अभियान, ये जो मिट्टी का संकट है, जो हमारी विश्व की 52% जो खेती की मिट्टी बंजर हो चुकी है, इस तरफ लीडर्स का ध्यान लाना है और सरकार को नीति बनाने में मदद करना है। इस अभियान से 4 बिलियन लोग जुड़कर ये विश्व का सबसे बड़ा जन अभियान बना है और 81 देशों ने फाउंडेशन के साथ MOU साइन करके अपनी जो देश की मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट एनहांस करने के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट साइन करा है। और इसी उद्देश्य से विद्यार्थियों की रैली का आयोजन किया गया है और वृक्षारोपण का। अजमेर की बुबानी स्थित महिला से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पूरे मामले की जांच सिविल लाइन थाना द्वारा की जा रही है। अजमेर की बुबानी स्थित महिला से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि पीड़ित लक्ष्मी रावत ने घुघरा निवासी जोगेश बाग को किसी काम के लिए 2 लाख रुपए उधार दिए थे, जिनको आरोपित ने वापस लौटाने से मना कर दिया। फिर भी महिला को बदमाश ने एक चेक दिया और चेक के माध्यम से रुपए निकलाने को कहा। पीड़िता ने चेक को बैंक में जाकर सबमिट करवाया, जहाँ बदमाश के साइन मिसमैच होने की घटना सामने आई, जिसकी वजह से चेक अनादरित हो गया। तब जाकर महिला को धोखाधड़ी का अंदाजा हुआ। महिला ने कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाया। कोर्ट के स्टेटस आने पर पीड़ित महिला के आरोपों के आधार पर सिविल लाइन थाने ने कार्रवाई शुरू की है। ये पूरा मामला 2023 का बताया जा रहा है। ये परिवादी है श्रीमती लक्ष्मी पत्नी पप्पू जी रावत निवासी बुबानी अजमेर। इसने करवाया है
जुगेश बाग निवासी गुगरा, इसके खिलाफ मुकदमा करवाया कोर्ट के मार्फत। तो कोर्ट से स्थिति आया है, तो उस स्थिति में उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इस जुगेश ने 2023 में 2 लाख रुपये उधार लिए थे इससे परिवादिया से, जो इसने वापस नहीं लौटाए। फिर कोई चेक दिए इसने, इस पर अपने साइन मिसमैच हो गए, उसने चेक लगाया तो साइन मिसमैच होने का ना अनादरण हो गया। इस तरह परिवादिया के साथ धोखाधड़ी का इस्तेमाल प्राप्त हुआ है, इसकी जांच अब आरंभ की गई है। किन धाराओं में मुकदमा हुआ है? ये 406 में दर्ज हुआ है धोखाधड़ी का मामला। कब का मामला है? 2023। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल प्रशासन द्वारा लगातार मरीजों की सुविधा के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। जहाँ इसी के तहत अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों की सुविधा के लिए दिशा सूचक संकेत बोर्ड लगाए गए हैं। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल प्रशासन द्वारा लगातार मरीजों की सुविधा के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। इसी के तहत अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों की सुविधा के लिए दिशा सूचक संकेत बोर्ड लगाया गया है। हॉस्पिटल केयरटेकर लोनिका टाक ने बताया कि जो लोग अस्पताल में गांव से आते हैं या अनपढ़ होते हैं या अस्पताल की व्यवस्थाओं से अनजान होते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए प्रशासन ने पहले भी कई कदम उठाए हैं, जिसके तहत प्रशासन द्वारा फ्लैक्स नक्शों के साथ प्रत्येक वार्ड पर वार्ड संख्या इंगित की गई। फिर भी प्रशासन को और नवाचार करने के तहत अब अस्पताल में NABH की गाइडलाइन के तहत दिशा सूचक संकेत बोर्ड लगाए गए हैं। यह बोर्ड 5 डायरेक्शन को इंगित करते हैं, जिससे कि मरीजों को सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, MRI, ब्लड बैंक, सेंट्रल लैब की जानकारी मिल सके। OPD का येलो कलर, सिटी स्कैन, एक्सरे और MRI का ब्लू कलर, इमरजेंसी का ऑरेंज कलर को लेकर मरीज के लिए दिशा सूचक बोर्ड बनाए गए हैं, जिससे कि वह अपने समय की बेवजह खपत को बचा सके। वहीं बताया कि प्रशासन द्वारा नवाचार करते हुए आगे भी फायर एग्जिट डायरेक्शन का बोर्ड लगाया गया है, जिससे कि मरीज को आग जैसी स्थिति में खुद को बाहर निकालने के लिए गुमराह ना होना पड़े। इसके साथ ही नवाचारों के क्रम में OPD टोकन डिस्प्ले सिस्टम का भी प्रयोग किया जाएगा। नवाचारों के सिलसिले में अस्पताल प्रशासन द्वारा अस्पताल में हो रही आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी कर उन्हें तैनात किए जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर लोनिका टाक है। मैं JLN हॉस्पिटल में हॉस्पिटल केयरटेकर की पोजीशन पे हूँ एंड हम लोगों ने यहाँ पे नए नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। पहला इनिशिएटिव है हमारा पेशेंट को साइनेजेस दिखाना, सो दैट कि हमने कलर कोडिंग करके पेशेंट को जैसे OPD का येलो कलर, CT स्कैन, एक्सरे, MRI का ब्लू कलर, इमरजेंसी का ऑरेंज कलर, ये जो स्टैंडर्ड NABH के कलर्स होते हैं वो हमने लेकर और पेशेंट के लिए यहाँ पे साइनेजेस लगाए हैं दीवारों पे, और भी हम साइनेजेस लगा रहे हैं सो दैट पेशेंट को ईजी हो जाए, पेशेंट को हर जगह पूछना ना पड़े कि उसे कहाँ जाना है, वो इस डायरेक्शन को फॉलो करके और अपनी जो भी उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाए, सो दैट पेशेंट को ईजी ट्रैवल हो जाए और उसको ज़्यादा पूरा दिन जो पेशेंट यहाँ पे पूछते रहते हैं इधर उधर कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो वो उनके लिए ईजी हो जाए। और भी हमारे इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं, हैंगिंग बोर्ड लगाने का स्टार्ट किया है, उसका वर्क अंडर प्रोसेस है, तो हैंगिंग बोर्ड्स लगाएंगे अभी हम, सो दैट पेशेंट को और इजी हो जाए कि वो हर मोड़ पे कहाँ पे मुड़ना है उसको ये समझ में आ जाए और वो इधर उधर भटके नहीं। एंड अभी हम इमरजेंसी के अंदर गुड स्मार्टियन करके जो फ्लेक्स वगैरह हैं जिसके अंदर जो पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में पाया जाता है तो लोग घबराते हैं उन्हें लेकर आने में, तो उसके भी हम फ्लेक्स लगाएंगे सो दैट पेशेंट जो भी हमारे को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मिल रहा है वो हमारे को जो भी ज़रूरी नहीं है कि उसका परिजन उसको लेकर आए, हम अगर कोई भी उसको लेकर आता है इमरजेंसी के अंदर तो उसको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 10,000 रुपीज़ से सम्मानित करेगी। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हम लेकर आ रहे हैं हमारे JLN हॉस्पिटल में, सो दैट पेशेंट और ज़्यादा अवेयर हो जाए और पेशेंट को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। उसके लिए भी हम लोगों ने कमेटी बिठाई थी और उसके लिए भी हम लोग ने सोचा है कि हम मतलब जगह जगह लगाएंगे जेब कतरों से सावधान और ऐसे साइनेजेस लगाएंगे, प्लस हम लोग गार्ड की जो संख्या है वो भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बात चल रही है उसके बारे में भी, सो दैट कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
pouring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के सोमलपुर के क्षेत्रवासी आज अजमेर नगर निगम पहुंचे और अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर लोक बंधु व दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के सोमलपुर के क्षेत्रवासी अजमेर नगर निगम पहुंचे और अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर लोक बंधु व दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत सोमलपुर के क्षेत्रवासियों का कहना है कि उनके आवासीय क्षेत्र में बनी कॉलोनियों को नगर निगम में सम्मिलित किया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। क्षेत्र में नालियों, सड़कें व जल भराव की स्थिति से आम जन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही क्षेत्र यदि नगर निगम में सम्मिलित हो जाएगा तो क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आएगी और बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार की संभावनाएं बढ़ेगी। वही बताया कि पूर्व में इन समस्याओं को पंचायत, ग्राम सेवक समेत विभिन्न अधिकारियों से अवगत करवाया गया था। प्रशासन द्वारा क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हम सोमलपुर के मतलब उसमें रहते दीप दर्शन कॉलोनी में 2002 से रह रहे हैं। आज तक वहाँ पे ना तो कोई रोड बनी गई, ना नाली, ना कोई सुविधा, और सारा चंद्रबरदाई का पानी हमारे दीप दर्शन कॉलोनी में आता है। वहाँ पे बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। बच्चे जो स्कूल जाने के लिए परेशान हैं, हारी बीमारी, सब मच्छर काटते हैं, परेशान हैं, बूढ़े बीमार हो जाते हैं, उनको आने जाने में असुविधाएं होती है। और गांव वाले जब भी निगम में वो करते हैं तो ये ऑब्जेक्शन करते हैं, लिया जाए, हमको निगम में लिया जाए और हमको सारी सुविधाएं दी जाए। पूर्व में कभी शिकायत दी किसी को आपने? हाँ दी सर। किस किस को दी? सरपंच को दिए, बीडीओ को दिए, ग्राम सेवक को दिए और वो कलेक्ट्री में दिए, मतलब हाँ 181 में हम करते ही रहते हैं। आज किससे मिलना है आप? आज यहाँ पे निगम में जिला कलेक्टर से मिलने आए कि हमको लिया जाए, निगम में लिया जाए। पानी और ये रोड हो गया, नाली हो गई है ना, डस्टबिन नहीं बने हुए हमारे इधर, इसीलिए हम लोग ये शिकायत लेके पहुँचे हैं कि हमारे यहाँ की गलियों में रोड, सड़कें वगैरह जो कच्ची पड़ी है कितने सालों से, जो सड़कें नहीं बनी है, नालियाँ नहीं बनी है, वहाँ पे डस्टबिन नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये शिकायत लेके आए हैं कि हमारे उधर गलियों में थोड़ा ध्यान दिया जाए और वहाँ पर हमारी सुनवाई की जाए। बच्चे यहाँ पे जब गंदा पानी बाहर रोडों पे फैलेगा तो वो बच्चे के शरीर में जाता है, मच्छर काटते हैं तो बच्चे बीमार पड़ते हैं। इसी वजह से हम रिक्वेस्ट पुष्कर के कच्ची बस्ती के लोगों ने उपखंड कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। कच्ची बस्ती के लोगों ने उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल को ज्ञापन दिया। बताया कि कच्ची बस्ती के लोग काफी समय से अपने मकानों के पट्टे के लिए नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक द्वेषता के चलते इनको पट्टे देने की प्रक्रिया अमल में नहीं लाई जाने से क्षेत्रवासी परेशान है। पुष्कर के कच्ची बस्ती के लोगों ने उपखंड कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। कच्ची बस्ती के लोगों ने उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल को ज्ञापन दिया है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, पार्षद ओम प्रकाश, जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी नारायण दायमा, कांग्रेस नेता वैद्यनाथ पाराशर ने बताया कि कच्ची बस्ती के लोग काफी समय से अपने मकानों के पट्टे के लिए नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक द्वेषता के चलते इनको पट्टे देने की प्रक्रिया अमल में नहीं लाई जा रही है। इसीलिए गरीब तबके के लोग सरकार और नगर परिषद प्रशासन की उदासीनता के शिकार हो रखे हैं। उपखंड अधिकारियों और सरकार से मांग है कि जो भी कच्ची बस्ती के लोग आवेदन कर चुके हैं उनको शीघ्र पट्टा दिया जाए। ज्ञापन के दौरान कांग्रेस नेता गोपाल तिलोनिया, संजय दगदी, भागचंद दगदी, हनुमान खारोल, सोहन लाल कुमावत, हिमांशु कुमावत, कालूराम दायमा, जगदीश कुमावत, महेश नायक कॉलोनी के लोग मौजूद रहे। डीएलसी रेट के 10% पे इनको पट्टा मिलना है, कच्ची बस्ती के हिसाब से पट्टा नहीं मिलना है इनको। अब राजकीय भूमि मानते हुए इनको पट्टा मिलना है तो नगर परिषद को भी लाखों रुपए की आय होगी और ये भी स्वतंत्र हो जाएंगे। जब इनको पट्टा मिल जाएगा तो ये बैंक में उसको गिरवी भी रख सकते हैं, बैंक से लोन भी ले सकते हैं, अपना मकान आगे भी बना सकते हैं। परिवार में भी उनके 4 भाई है तो आपस में वो अपना बंटवारा भी कर सकते हैं। तो इसलिए आज हमने इनको ज्ञापन दिया सभी बस्ती वासियों ने, 7 कच्ची बस्ती वासियों ने, कि हमें 10 दिन में 15 दिन में इसका निर्णय करके दें, वरना 15 दिन बाद में हम स्थायी धरना प्रदर्शन यहाँ करेंगे पट्टे के लिए। हम मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे को पट्टा मिलना चाहिए और बेर में हम भी परेशान होते हैं कि भाई मेरे को पट्टा मिलना चाहिए। हम तो गरीब आदमी है, बहुत मुश्किल से गए, तो कैसे करें। आपका नाम बताइए। लोन लेने में दिक्कत, जो लोन लेने में दिक्कत हो रही है हमारे को। पुष्कर में जो 7 कच्ची बस्तियाँ हैं इनके पट्टे देने के लिए
जो इन्होंने रोक रखे हैं, राज्य सरकार की मंशा नहीं है या पता नहीं क्या पता किस कारण इन्होंने यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के कारण इन्होंने रोक रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि शीघ्र कार्य जो यहाँ लेआउट जो यहाँ के प्रशासक हैं एसडीएम साहब, ये वहाँ राज्य सरकार को भेजे ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके और उनको पट्टा मिल सके। आगे क्या कार्रवाई? अगर ये 10 दिन या 15 दिन बाद में इन्होंने आश्वासन दिया, अगर नहीं करेंगे तो अभी तो हमने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी है, फिर हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन शांतिपूर्वक करेंगे। आश्वासन मिला गया और क्या करोगे आगे कार्रवाई? आगे अभी तो क्या है कि पूरे सातू बस्ती के जितने भी है ना, कच्ची बस्ती के लिए आए हम यहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हमने अभी, तो इन्होंने आश्वासन दिया हमारे को कि हम आपके जल्दी। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा जवाहर रंगमंच में गुरुवार को बीएसयूपी योजना के तहत भगवानगंज में गरीब तबके के लोगों के लिए 182 क्वार्टर्स निर्मित किए गए हैं, जिनके लिए 3503 एप्लीकेशन डाली गई। उनमें से 245 एप्लीकेशन सेलेक्ट की गई है। इन एप्लीकेशन के लिए आज जवाहर रंगमंच में लॉटरी निकाली गई। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा जवाहर रंगमंच पर गुरुवार को बीएसयूपी योजना के तहत भगवानगंज में गरीब तबके के लोगों के लिए 182 क्वार्टर्स निर्मित किए गए हैं, जिनके लिए 3503 एप्लीकेशन डाली गई। उनमें से 245 एप्लीकेशन सेलेक्ट की गई है। इन एप्लीकेशन के लिए आज जवाहर रंगमंच में लॉटरी निकाली गई। एडीए आयुक्त नित्या के ने बताया कि लंबे समय से मकान आवंटन की प्रक्रिया रुकी हुई थी, जहां लॉटरी के माध्यम से क्वार्टर्स के आवंटन की प्रक्रिया चलाई गई। गरीब तबके के परिवारों के लिए बनाए गए क्वार्टर्स में सामान्य स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। बताया कि जिन लोगों को ये मकान आवंटित हुए हैं उनसे शपथ पत्र भरवाया जाएगा, जिसके अंतर्गत शपथ दिलवाई जाएगी कि जिनके नाम मकान आवंटित हुआ है वह 25 साल तक के लिए इनके पास है और इस मकान के लिए किराया भी प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। आवंटित मकान को न तो वो किराए पर देवें और न ही उस मकान को बेचें। बीएसयूपी योजना के तहत भगवानगंज में हमारे 182 प्लॉट्स निर्मित हैं। उसके लिए पुअर कैटेगरी लोगों को एलिजिबिलिटी फंड है। सो हमारे पास 353 एप्लीकेशंस आया, उसमें से 245 एप्लीकेशंस एलिजिबल माना गया हमारे कमिटी पर। हमारे पास 182 मकान है, तो उसको लॉटरी निकाल के हम अभी तो इसका आगे प्रक्रिया आवंटन क्या क्या दिया जाएगा उनको? फ्लैट में क्या क्या है? उनकी किचन है, बाथरूम है, एक हॉल है, उनके एक परिवार रहने के लिए कंफर्टेबल। जो ज़्यादा फार्म भरे उन लोगों का क्या होगा? उनके लिए तो अब आगे कुछ नया योजना आएंगे। अभी तो हमारे पास कितना अवेलेबल है वो हमने तो लंबी टाइम से ये मकान निर्मित था, तो आवंटन प्रक्रिया बाकी था, तो हमने एक ये भी आरोप है कि जिन लोगों के निकल जाते हैं फ्लैट वो बाद में बेच देते हैं, तो इसके लिए कुछ कार्रवाई की जाएगी या कुछ ऐसा बॉन्ड भरवाया जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, इनसे शपथ पत्र भरवाए जाएंगे कि एक बार आवंटित हो गया तो खुद वो ही यूज़ करें, उनकी फैमिली के ही अलाउड है। एंड ये 25 साल तक रेंट के हिसाब से 5 साल के रेंट 750 रुपीज़ है, उसके आगे 1050 रुपीज़ है। मकान के लिए रेंट भी देंगे ये लोग। एंड अगर ये 4 दिसंबर को अजमेर रेलवे कर्मचारी यूनियन के मान्यता के चुनाव शुरू हुए थे। मान्यता के चुनाव का सिलसिला आज सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहा। वहीं अजमेर डिवीजन के 16 बूथ व वर्कशॉप के 5 बूथ समेत कुल 21 बूथ अजमेर डिवीजन में सक्रिय हैं। पूरे देश भर में रेलवे कर्मचारी यूनियन के मान्यता के चुनाव 4 से 6 दिसंबर को होने हैं। मतदान केंद्रों के बाहर सभी संगठनों द्वारा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए टेबल व बैनर लगाए गए हैं। इसी के तहत वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के कार्यकर्ता लगातार पूर्व में किए गए कार्यों के आधार पर जीत की ओर अग्रसर है। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के कार्यकर्ता लगातार बढ़ चढ़कर चुनावों में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। रेलवे के सभी विभागों के कर्मचारियों में चुनाव में मतदान करने को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। चुनावों को लेकर 4 कर्मचारी संगठन मैदान में हैं, जबकि 6 दिसंबर को सिर्फ रनिंग स्टाफ द्वारा ही मतदान किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे में 4 संगठन चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 3 संगठन अजमेर मंडल में चुनाव में सक्रिय हैं। इनमें से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ और उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ शामिल है। अजमेर मंडल व कारखाना से करीब 14,500 रेलवे कर्मचारी चुनाव में भाग ले रहे हैं, जहां ये मान्यता के चुनाव का सिलसिला सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। वही बताया जा रहा है कि अजमेर डिवीजन के 16 बूथ व वर्कशॉप के 5 बूथ समेत कुल 21 बूथ अजमेर डिवीजन में सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर की सुबह 12 बजे तक करीब 45% वोटिंग पूरी हो चुकी है। इसके अंतर्गत रेलवे कर्मचारी सुबह से बूथ पर मतदान करने के लिए लगातार आ रहे हैं। पोलिंग पार्टी आई हुई है और मतदान यहाँ चल रहा है। हमारे यातायात लेखा कार्यालय और संकलन कार्यालय के कर्मचारी से बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और 90% से अधिक हमारे साथी रेल कर्मचारियों ने मतदान किया है। और इसमें वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ
इतने भारी मतों से कार्यकर्ताओं ने, आम रेल कर्मचारियों ने उसके पक्ष में मतदान किया है। जो चुनाव हुए हैं अभी हमारे गुप्त मतदान जो 3 नवंबर 2024 के, तो इसके अंदर जो हमारे जितने भी कर्मचारी साथियों ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हम वो जो 90% हमारा चुनाव संपन्न हो पाया है हमारा वेस्टर्न रेलवे का, तो इसके लिए मैं बहुत सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं कि हम आगे भी इनके लिए संघर्ष करते रहेंगे और हर पल हर क्षण हम इनके साथ खड़े हैं और जब जब भी इनको ज़रूरत होगी हम इनके साथ लगे रहेंगे। आज ये किसी पदों पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये संपूर्ण इंडियन रेलवे के अंदर मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी यूनियंस के लिए ये इस तरह का चुनाव का आयोजन किया गया है। इसमें वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय वहाँ से अपने 6 टीमें हैं जो है उसमें खड़ी हुई है और इसमें वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ हमारा वो जो नंबर 1 है वोटिंग करवाने के अंदर, और हम हमेशा इसके लिए सतर्क रहेंगे और सावधान रहेंगे कि हमारी कर्मचारियों का हम कौन कौन सी टीमें हैं इसमें? मेन टीमें हैं वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ और पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एक बीएमसी है और एक आरएमयू है। इस तरह की 6 टीमें जो हैं इसमें भाग ले रही हैं। नसीराबाद स्थित कांग्रेस विधायक प्रत्याशी शिव प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजकीय सामान्य चिकित्सालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन सौंपा है। नसीराबाद स्थित कांग्रेस विधायक प्रत्याशी शिव प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजकीय सामान्य चिकित्सालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन सौंपकर राजकीय सामान्य चिकित्सालय में लगभग 70 लाख रुपए की गबन की उच्च स्तरीय जांच, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की दोबारा ऑडिट जांच करवाने, चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को सुधारने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया कि राजकीय सामान्य चिकित्सालय में लगभग 70 लाख रुपए के गबन की घटना से क्षेत्र के निवासी गहराई से आहत हैं। ये घटना चिकित्सालय के संसाधनों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जाए। मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के वित्तीय लेन देन की भी एक बार फिर से स्वतंत्र और निष्पक्ष ऑडिट करवाई जाए। चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। ज्ञापन देते समय पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन खान, श्रीनगर ब्लॉक अध्यक्ष संपत सिंह राठौड़, पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष अजय गौड़ सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने एसडीएम साहब को माननीय चिकित्सा मंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है, क्योंकि पिछले 23-24 दिन पहले जो 70 लाख का ऑडिट घोटाला नसीराबाद जो चिकित्सालय है वहाँ हुआ है। पिछले 23-24 दिन से यहाँ के भाजपा का नेता हो चाहे अस्पताल प्रशासन हो, गहरी नींद में सो रहा था। कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो आह्वान किया यहाँ प्रदर्शन करने का, धरना देने का, तब इनकी नींद जागी और रातों रात एक कर्मचारी को एपीओ कर गया। ये तो एक छोटी सी मसली है। हमारी मुख्य मांग ये थी कि इसमें जो मुख्य भूमिका किसकी है, बड़े अधिकारी कौन है, उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली भाजपा सरकार है उसको 1 साल होने का है, एक भी ऐसा काम नहीं किया है। दूसरी हमारी ये मुख्य मांग थी जो अव्यवस्था हॉस्पिटल में है, क्योंकि ये रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है सालों से। यहाँ कोई भी आप जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो भी खुद सर्जन है, आज तक उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं किया। कोई चीरा भी लगता है उसको अजमेर रेफर कर दिया जाता है। तो हमारी मुख्य मांग थी, यहाँ सोनोग्राफी मशीन है पर रेडियोग्राफर, ऐसी खूब सारी अव्यवस्थाएं हैं जिसके कारण आसपास के 1.5 से 2 लाख मरीज यहाँ से प्रभावित हैं, जिनको अजमेर जाना पड़ता है। तो हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो अव्यवस्था हॉस्पिटल में है उनको तुरंत सुधराई जाए, और ये जो आरएमएस वाला रिलीफ सोसाइटी का जो मामला है इसको भी उच्च स्तरीय अधिकारियों से जांच की जाए। और हमारे श्रीनगर के वासी भी हैं, उन्होंने बोल दिया अगर हमारे श्रीनगर के हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं सुधरी तो अगला महापड़ाव निश्चित तौर पर श्रीनगर। मैं तो अभी 2023 में चुनाव लड़ने आया, पहले छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था। जब से मैं आया हूँ, मैं जब चुनाव लड़ने आया हूँ, तब से बड़ी शिकायतें हैं जो माननीय चिकित्सा अधिकारी जो नाम बता रहे हैं उनके खिलाफ। तो तब से मैं सुनता आ रहा हूँ, आप जैसे प्रभावी लोग हैं, आप बड़े मीडिया के बड़े आदमी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, उनको तो पूरा 100% का ऑपरेशन मिलता है। और जो सामान्य तबके के लोग हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनका काम नहीं हो पाता। बड़े लोग तो बड़े खुश हैं इनसे, जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े पैसे वाले हैं, वो तो बड़े खुश हैं, पर जो सामान्य तबका बड़ा दुखी है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।